हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स, द वन स्टॉप सोल्यूशन। जल्दी जल्दी कमेंट करें कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं ताकि सेशन को फटाफट शुरू किया जा सके। आज जो है हम भारत के नदियों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारी जो टीम है, अब तक आप इससे परिचित हो चुके होंगे और ये आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि हम इंडिया की बेस्ट टीम है। आप देखिए, इसमें कासिफ अंसारी सर पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, नेहा जोशी मैम रीजनिंग के लिए, चंदन रोशन सर इकोनॉमिक्स और साथ ही तमाम सारे वेलफेयर स्कीम्स को पढ़ाने के लिए, मैं डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और साथ ही स्टेट स्पेसिफिक के तमाम सारे सेशन को कवर करने के लिए, साथ ही इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का सेक्शन कवर करने के लिए मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया सर, इंग्लिश के बहुत बड़े नाम, और डॉक्टर जुबैर एहसानी सर मेरे भी गुरु हैं और साइंस का बहुत बड़ा नाम, साइंस को शायरी के माध्यम से पढ़ाने का हुनर उनके पास। आप लोगों ने इनसे पढ़ा भी होगा, बहुत सारी शायरियां भी सुनी होंगी। और रणधीर सर मैथ के जादूगर, बादशाह, और मैथ को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का हुनर इनके पास है। तो ये पूरी की पूरी टीम, जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया की बेस्ट टीम है, आपको अब तक पता चल गया होगा कि वाकई में हम इंडिया की बेस्ट टीम है, इसीलिए हम जो है ये शब्द कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर पर जाकर के आपको ऑनलाइन वेंचर लिखना है, आपको हमारा ऐप दिखेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उस पर तमाम सारे जो वीडियोस वगैरह हैं उनको देखिए और तमाम सारे आपके लिए कोर्सेस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोर्सेस को चुन सकते हैं, उसको जो है वहां पर आप एडमिशन लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो अभी जो सीडीएस का रिजल्ट आया है सेकेंड टर्म का, उसमें हमारे ढेर सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 200 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं यहां से, और ये एक बिल्कुल नए इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ी बात। हम जो है आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और आपका ये रिजल्ट हमारे लिए बेहद खुशी की जो है घड़ियां लेकर के आता है और हम बेहद खुश होते हैं। ये हमारे जो है अनमोल रत्न हैं जो तमाम सारे आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो है सिलेक्ट हुए हैं और इनको सिलेक्शन की ढेर सारी बधाइयां हैं। आते हैं, बात करते हैं, रिवर को शुरू करते हैं और रिवर के बारे में बात करते हैं। रिवर क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन अ फिक्स्ड पर्टिकुलर पाथ। जब जो पानी का प्रवाह है लगातार एक पर्टिकुलर पाथ पर प्रवाहित होता रहता है तो उस चैनल को, उस प्रवाह को हम कहते हैं नदी। रिवर का मतलब हो गया कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन अ फिक्स्ड पर्टिकुलर पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, तो लगातार जो है पानी का प्रवाह लंबे समय तक एक पर्टिकुलर पाथ पर हो तो उसे नदी कहते हैं। अगर हम बात करें भारत की नदियों को तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंडिया की रिवर को आप देख सकते हैं कि दो पर्टिकुलर पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां वो हैं जो हिमालय से निकलती हैं और इनमें जो है 3 मेजर रिवर सिस्टम है। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें भी अगर हम देखें जो हिमालयी नदियां हैं ये लगातार कटान कर रही हैं और बहुत ज्यादा जो है अवसाद या सेडिमेंटेशन कट करके लेकर के आती हैं और अपने जो है मुहाने पर, माउथ पर ले जा करके ये जो है बहुत तेजी से गाद इकट्ठा करती हैं तो डेल्टा वगैरह बनाती हैं। बहुत सारी जो है नदियां ऐसी हैं जो यहाँ की जो है सभी हिमालयन रिवर वह आकर के क्या होती हैं, समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इस तरीके की आकृति बनाती हैं। इस आकृति को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, मैथ का एक साइन है, देखिए इस तरीके का साइन बन करके आता है, ये क्या है? डेल्टा का साइन है। ऐसे आप कोई भी उठा करके स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके का जो है साइन बन करके आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा का साइन कहते हैं। तो ये डेल्टा बनाती है। ठीक, जो पेनिनसुलर रिवर है ये पठारी क्षेत्रों से होकर के बहती है और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। साथ ही इनमें नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो विंध्यन माउंटेन रेंज से निकलती हैं और वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं, क्योंकि रिफ्ट वैली से ये फ्लो करती हैं, भ्रंश घाटी से फ्लो करती। चूंकि ये परिपक्व घाटियों से होकर के बहती हैं तो इनमें सेडिमेंटेशन जो है
अवसाद बहुत कम होते हैं, ये जो है इरोजन बहुत कम करती हैं, अपर्दन की प्रक्रिया इनमें उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो ये जो है सेडिमेंटेशन भी कम करेंगी, जब इरोड कम करेंगी, अपर्दन की प्रक्रिया कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अवसादित भी कम करेंगे। और इस क्रम में ये एस्चुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख, एस्चुअरीज यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो ये परिपक्व अवस्था वाली नदियां होती हैं जनरली, और इनका जो कटान होता है बहुत जो है, इनको अगर हम देखें तो वाटर अवेलेबिलिटी यहां पर हमेशा नहीं हो पाती। जैसा कि अगर हम देखें हिमालयन रिवर को लगातार जो है, जो हिमालय की स्नो है वह पिघल करके इसको वाटर सप्लाई देती रहती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर के लिए जो वाटर का मेन सोर्स है, एक तो अंडरग्राउंड वाटर है वह रहता है, जो भूमिगत जल है वह अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल यह जो है इसका स्रोत बना रहता है। दूसरा जो स्रोत रहता है वह है मानसून से होने वाली जो बारिश है, वो मानसूनी रेन, जो मानसून से होने वाली बारिश है वह जो है इसके लिए वाटर सोर्स का काम करती है। और यही कारण है कि जो पेनिनसुलर रिवर है, अधिकांश रिवर वह जो है ड्राई पड़ जाती हैं जब जो है एरिड टाइम आता है, शुष्क मौसम आता है, समर सीजन आता है, तो उनमें से अधिकांश नदियां सूख जाती हैं या उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये एक मेजर जो है डिफरेंस होता है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में। आते हैं प्रमुख प्रमुख नदियों की बात करते हैं। जैसे हम बात करें जो हिमालयन रिवर हैं प्रमुख, उनमें अगर हम देखें तो इंडस रिवर प्रमुख है। इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी। ये जो है प्रमुख नदियां हैं। इनको अगर हम देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इनका आर्डर लगाने को देता है, तो नॉर्थ टू साउथ आर्डर देखें तो झेलम रिवर, उसके बाद फिर चिनाब रिवर, फिर रावी रिवर, ठीक, और फिर ब्यास रिवर और फिर सतलुज रिवर। यह जो है आकर के इससे मिलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो है नॉर्थ टू साउथ आर्डर है इनका। अगर आप देखें तो उत्तर से दक्षिण मिलने वाली नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं। यहां पर गंगा रिवर सिस्टम को अगर हम देखें तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, सप्तकोशी, ये तमाम सारी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र जो कि मानसरोवर झील से निकलती ही है, यहां से ही निकलती है इंडस, और इधर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको मक्वैन या जो है सांगपो रिवर कहा जाता है तिब्बत में, और ये चाइना में आती है तो यारलुंग रिवर कहलाती है, दिहांग कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र इंडिया में जमुना नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, और जब ये आकर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में तो इसको मेघना रिवर कहा जाता है। तो ये तमाम सारी जो हिमालयन रिवर है उनका एक शॉर्ट समरी मैंने दिया। इनको हम डिटेल में करना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम सिंधु नदी की। इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर इट ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक तिब्बत, या तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इट फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंज, यह जो है आगे जब बढ़ती है तो ये लद्दाख और जास्कर की पर्वत श्रेणियों से होकर के बहती है। इट फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंज, इधर जो है लद्दाख की पहाड़ियां हैं और इधर जो है जास्कर की पहाड़ियां, ठीक। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी आर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज, इट ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक तिब्बत, या तिब्बत के राकस ताल से निकलती है सतलुज नदी। यह जो है भारत में सतलुज नदी इंटर करती है एक पास से, उस पास का नाम है शिपकीला पास। इट इंटर इन इंडिया फ्रॉम शिपकीला पास, या भारत से शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये तमाम सारे पॉइंट जो है आप दिमाग में रखे रहिएगा। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज चिनाब। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें तमाम सारी नदियां झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज ये सभी आकर के मिलती है। यहां से और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कश्मीर में ही केवल बहती है, तो झेलम रिवर या इंडियन कश्मीर से पीओके तक बहती है, और पीओके को हम जो है अपना हिस्सा मानते हैं। इंडियन कश्मीर से लेकर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक ये बहती है।
तो झेलम ये कश्मीर से निकल करके कश्मीर में समाप्त हो जाने वाली नदी है। एक सवाल यहां पर यह पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। बात करते हैं चिनाब के बाद रावी की। झेलम, चिनाब और सिंधु, इन नदियों के पानी का प्रयोग जो है वह पाकिस्तान करता है। मोर देन 80% वाटर जो है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान प्रयोग करता है। इंडस, झेलम और चिनाब ये 3 नदियां ऐसी हैं जिनके पानी का प्रयोग जो है वो पाकिस्तान करता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में की गई भारत और पाकिस्तान के मध्य। रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों के पानी का प्रयोग जो है 80% से ज्यादा इंडिया करता है और यही कारण है कि इन पर बनाए जाने वाले जो तमाम सारे डैम हैं उनको लेकर के हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट भी है। ब्यास रिवर से एक प्रश्न पूछा जाता है। ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो इट ओरिजिनेट एंड एंड्स इन इंडियन टेरिटरी, यह भारतीय सीमा क्षेत्र में शुरू होती है और भारतीय सीमा क्षेत्र में ही कपूरथला के पास, पंजाब के निकट जो है कपूरथला के पास में ही ये जो है पंजाब में समाप्त हो जाती है, सतलुज में मिल जाती है। तो ये जो है प्रमुख प्रमुख नदियां हैं। सतलुज नदी से भारत की सबसे लंबी कैनाल निकाली गई है, हरिके बैराज है यहां पर, जहां पर ब्यास मिलती है यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया और यहां से कैनाल निकाली गई है। इस कैनाल का नाम है इंदिरा कैनाल, यह भारत की सबसे लंबी कैनाल है। कैनाल से जो एरिया कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं कमांड एरिया। तो भारत का ये सबसे बड़ा कमांड एरिया यानी सिंचित क्षेत्र बनाती है। कमांड एरिया का मतलब होता है इरिगेटेड लैंड बनाने का काम करती है, सिंचित क्षेत्र बनाने का काम करती है। तो भारत का सबसे बड़ा इरिगेटेड लैंड एरिया यह बनाती है। आते बात करते हैं गंगा रिवर की। गंगा की जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां उनको अगर हम देखें तो आपको यहां पर जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में गंगा की जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको अगर हम देखें तो तमाम सारी नदियां आपको दिखाई देती हैं। यहां पर सिंधु नदी से ढेर सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है श्योक, श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। इसके अलावा इसमें आकर के मिलती है गिलगित, साथ ही इसमें आकर के मिल जाती है स्वात नदी, काबुल नदी, तमाम सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो काबुल नदी आकर के मिलती है, इसके अलावा गुमल नदी आकर के मिलती है। तो ये तमाम सारी नदियां जो है सिंधु की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ ही झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यह जो है प्रमुख प्रमुख नदियां हैं। आते हैं इनमें पाए जाने वाले मैदानों की अगर हम बात करें तो इनमें ढेर सारे मैदान भी हैं जिनको आपसे पूछा जाता है। जैसे इंडस रिवर का जो प्लेन है उसको हम कहते हैं सिंधु सागर का दोआब, सिंधु सागर का दोआब कहा जाता है। ठीक, इंडस रिवर का जो मैदान है वो इंडस से लेकर के झेलम के बीच में फैला हुआ है। तो सिंधु नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच में जो मैदान फैला हुआ है इसको हम कहते हैं सिंधु सागर का मैदान, सिंधु सागर का दोआब कहा जाता है। झेलम और चिनाब के बीच का जो मैदान होता है उसको हम कहते हैं जेच का मैदान। ठीक, झेलम और चिनाब जेच का मैदान कहते हैं। ठीक, तो इसको याद रखे रहिएगा कि ये जो है आपसे पूछा जाता है झिज का मैदान, या इसको कभी कभी हम चाज का प्लेन भी कहते हैं, चाज का मैदान कहते हैं। तो चाज किसके किसके बीच में है? चाज या झिज का मैदान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो झेलम चिनाब के बीच में है चाज है, झिज का मैदान। रचना, ये जो है रावी और चिनाब के बीच का जो प्लेन है उसको हम कहते हैं रचना, और जो ब्यास और रावी के बीच में जो प्लेन है उसको हम कहते हैं बारी का प्लेन, और ब्यास और सतलुज के बीच में जो प्लेन है इसको हम कहते हैं बिस्त। तो ये तमाम सारे जो है मैदान हैं जो भिन्न भिन्न नदियों के बीच में, दो नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इनको दोआब कहते हैं। दो मतलब होता है टू, यानी दो नदियां, और आब मतलब होता है वाटर, पानी। तो दो आब यानी दो पानी के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं दोआब। तो ये दोआब के नाम पूछे जाते हैं। जैसे सिंध सागर दोआब की अगर हम बात करें तो ये इंडस और झेलम के बीच में है। चाज की बात करें तो ये चिनाब और झेलम के बीच में है। रचना की बात करें रावी और चिनाब के बीच में है। बारी जो है ब्यास और रावी के बीच में है, और बिस्त ब्यास और सतलुज के बीच में। ये तमाम सारे दोआब हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आते हैं बात करते हैं गंगा की। गंगा नदी जो है कई नदियों के मिलने से बनती है, और इसका जब उत्तराखंड में अगर हम देखें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये प्रमुख प्रमुख एरिया हैं जहां से नदियां निकलती हैं।
अगर हम देखें तो बद्रीनाथ के पास से निकल करके आती है अलकनंदा। एक्चुअल में बद्रीनाथ से ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। तो इस सतोपथ ग्लेशियर से निकल करके आती है अलकनंदा नदी। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अलकनंदा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, जो बद्रीनाथ से ठीक ऊपर है। बद्रीनाथ से आगे की तरफ बढ़ती है, इसमें जो है पहले आकर के एक नदी मिल जाती है विष्णुप्रयाग के पास में, धौलीगंगा नदी। तो धौलीगंगा नदी से विष्णुप्रयाग के पास में आकर के मिलती है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी आकर के इससे मिलती है नंदप्रयाग के पास में, पिंडार नदी आकर के मिलती है कर्णप्रयाग के पास में, और केदारनाथ से होते हुए मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में इससे मिल जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ती हुई चली आती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके भागीरथी नदी आकर के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। गंगा नदी आगे बढ़ जाती है, देवप्रयाग से आगे बढ़ती हुई गंगा नदी पहुंच जाती है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे बढ़ती हुई गंगा नदी पहुंचती है हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा नदी ये मैदानों में फैल जाती है। तो ये तमाम सारे प्रयाग और इनके नाम याद रखे रहिएगा। जैसे अगर हम बात करें विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। नंदप्रयाग नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से। कर्णप्रयाग ये जो है अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से। रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी नदी के अलकनंदा नदी के मिलने से। और देवप्रयाग ये भागीरथी और साथ ही जो है अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो अलकनंदा में जो तमाम सारी नदियां मिलती हैं, अलग अलग प्रयाग बनाती हैं, उन प्रयाग के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, इनको याद रखे रहिएगा। जब ये नदी मैदानों में पहुंचती है तो इसमें ढेर सारी ट्रिब्यूटरी आकर के मिलती हैं। इसके लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की ये बात करें तो दाहिने किनारे और बाएं किनारे की सहायक का मतलब समझ लीजिए। जैसे रिवर फ्लो कर रही है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर आप उधर चेहरा करके खड़े हो जाए तो उसके लेफ्ट साइड से जो रिवर आकर के मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, और राइट हैंड साइड से आपके जो आकर के मिल रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी इधर से आकर के मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी ये प्रमुख प्रमुख नदियां हैं जो इसकी बाएं किनारे की सहायक हैं। और इसके दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यमुना, सोन, हुगली यह जो है इसकी प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं। हुगली यह जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है नदी जब टुकड़ों में टूट जाए। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब समझिए, नदी जो है जब फ्लो कर रही है तो वह अगर कई टुकड़ों में टूट जाए तो क्या हुई, नदी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और हुगली जो है यह गंगा नदी के टूट से बनती है और इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी नहीं कहा जाता। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है वितरिका, जबकि ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, वितरिका और सहायक नदियों के क्रम में जो है आपसे पूछा जाता है यहां पर गंगा नदी की सहायक नदियों को। इनको मैप में अगर देखें तो गंगा की जो है दाहिने किनारे की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, कोसी ये प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं। इधर से अगर हम देखें तो यमुना, इसके अलावा सोन ये प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां। और ये हुगली जो है यहां से टूट करके आती है, फरक्का के पास से जो है टूट जाती है, इसकी एक धारा हुगली के रूप में आ जाती है। और गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आते हैं बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र नदी जब मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, तो इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। इन तिब्बत इट इज नोन एज सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये नदी चाइना में पहुंचती है तो इस नदी का नाम हो जाता है यारलुंग जांगपो। चाइना में इस नदी का नाम हो जाता है यारलुंग जांगपो। जैसे ही ये नदी आसाम में पहुंचती है तो इस नदी का नाम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग, और आसाम में पहुंचने पर इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में एंटर लेती है तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। और जब ये जो है आकर के गिरती है बे ऑफ बंगाल में तो इसका नाम रहता है मेघना। तो ये मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इस नदी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो,
सांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, शुद्ध करने वाली। यह वातावरण को शुद्ध कर देती, इसीलिए इसका नाम है। तिब्बती लैंग्वेज जो है उसमें सांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, शुद्ध करने वाली। तो ये शुद्ध करने वाली नदी है तिब्बत में। चाइना में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जो कि कर्वेचर लेकर के बहती है, इसीलिए इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। टेढ़े मेढ़े बहने वाली नदी कहा जाता है। दिहांग नदी, दिहांग का मतलब होता है तीव्र प्रवाह, तो बहुत तेजी से प्रवाहित होते हुए आती है, तीखा मोड़ लेते हुए नामचा बरवा के पास से ये एंट्री लेती है, यांग्याप दर्रे के निकट से नामचा बरवा से ये जो एक शार्प एज बनाती हुई एंट्री ले लेती है और दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पासीघाट के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जैसे ही जो है ये धुबरी के बाद जो है एंट्री लेती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और इधर से गंगा नदी पद्मा नाम से आकर के इससे मिल जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मेघना नाम से आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है तमाम सारी नदियों के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो है पद्मा नदी आ रही है, इधर से ये जमुना नदी आ रही है, जमुना और पद्मा मिली, इधर से मेघना नदी आई और ये मेघना मिल गई, तो मेघना नाम से ये सारी नदियां आकर के गिरती हैं। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि जो मेघना है वह। आते बात करते हैं दक्षिण जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी। अगर हम बात करें तो उनमें सबसे प्रमुख नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी यह नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि एक बेहद प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव का, वहीं पास से ही निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। जैसे ही ये बाहर निकलती है इसमें प्रवरा नदी आकर के मिलती है, जो कि भांडरधर के पहाड़ियों से निकल करके आती है। इसके बाद मूला वाटर रिसोर्स से निकल करके मूला नदी आकर के प्रवरा नदी में मिल जाती है, और प्रवरा नदी जाकर के पंचगांव में गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसके बाद इसमें सिंधफना नदी आकर के मिलती है। सिंधफना नदी इससे मजल गांव में आकर के मिलती है। आगे चल करके इसमें पूर्णा नदी मिलती है। पूर्णा नदी की सहायक नदी है दूधना। दूधना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पूर्णा। पूर्णा की ट्रिब्यूटरी है दूधना, जो कि आकर के गोदावरी से मिल जाती है। इसके बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आकर के मिलती है मंजरा। मंजरा की प्रमुख ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो तेरना, करंजा, इसके अलावा लेंदी और मानेर, ये जो है तमाम सारी मंजरा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तेरना, करंजा, लेंदी और मानेर मंजरा की सहायक नदियां। मंजरा नदी एक झील से होकर के गुजरती है। इस झील का नाम है निजाम सागर लेक। तो निजाम सागर लेक के बीच से होती हुई यह नदी गुजरती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निजाम सागर लेक से होती हुई कौन सी नदी गुजरती है, तो मंजरा नदी गुजरती है। इसके बाद इसमें आकर के एक नदी मिलती है वेनगंगा। वेनगंगा एक्चुअल में दो नदियों के मिलने से बनती है, पेनगंगा और वर्धा। ये दो नदियां मिलती हैं तो वेनगंगा बनती है। पेनगंगा की सहायक नदियां हैं कुर्नी और अरन। ये जो है पेनगंगा की सहायक नदियां हैं। और जब पेनगंगा आगे बढ़ती हुई आती है और इसमें वर्धा नदी मिल जाती है, तो इस नदी का नाम हो जाता है वेनगंगा। वेनगंगा आकर के गोदावरी से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद इसमें मानर नदी आकर के मिलती है। देखिए यहां पर है मानेर और यह है मनर। तो मानर और मनेर अलग अलग नदियां हैं, आकर के इनसे गोदावरी से मिलती है। अगर मनेर की बात करें तो मंजरा की सहायक है, और मानर नदी की बात करें तो वह गोदावरी की सहायक है। इसके बाद इसमें अगर के इंद्रावती नदी मिलती है। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं निब्रा, कोटनी और बड़ा। निब्रा, कोटनी और बड़ा, ये जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती की। इंद्रावती नदी भारत का सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल बनाती है चित्राकूट। छत्तीसगढ़ में जो है चित्राकूट वाटरफॉल बनाती है, विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, और इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है चित्राकूट वाटरफॉल को। इसके बाद इसमें साबरी नदी आकर के मिलती है। राजमुंदरी के पास से ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बनाते हुए डेल्टा बनाती है वह मैंने आपको दिखाया। अगली प्रमुख नदी है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है यह नदी। तो ध्यान में रखे रहिएगा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है ये कृष्णा नदी। और
कृष्णा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है इसमें कोयना नदी निकल करके आके मिलती है और कोयना नदी पर एक डैम बनाया हुआ है। इस डैम का नाम है कोयना डैम। इस पर एक डैम बनाया हुआ है, कोयना डैम बना हुआ है। इसके बाद इसमें वरना नदी आकर के मिलती है, फिर पंचगंगा नदी आकर के मिलती है, फिर गोकक नदी आकर के मिलती है, फिर मलप्रभा नदी आकर के मिलती है। मलप्रभा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है बेनीहाला। यह प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, सीडीएस सीएपीएफ किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेनीहाला इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ मलप्रभा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ था कि बेनीहाला किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसे मिलाने को दिया हुआ था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा यह इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो डेल्टा है इसको हम कहते हैं रायचूर का दोआब, रायचूर प्लेन कहते हैं। तो रायचूर का मैदान कहलाता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो डेल्टा होता है वह। और अगर हम देखें तो ये दो नदियों के मिलने से बनती है तुंगा और भद्रा। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो हिंद्री और हगारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हगारी नदी को भी पूछा हुआ है कि ये किसकी सहायक नदी है और ऑप्शन में तुंगभद्रा कृष्णा दोनों दिया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हगारी नदी को पूछ चुका है। हगारी की एक सहायक नदी है चिक हगारी नदी। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें वर्धा और कुमुदवती नदी आकर के मिलती है जो कि तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती है। यानी तुंगा भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनाती है और फिर इसमें आकर के हरिद्रा नदी मिलती है, वर्धा नदी मिलती है, हगारी नदी मिलती है और कुमुदवती नदी मिलती है। तुंगभद्रा नदी जाकर के मिल जाती है आपके कृष्णा नदी से। इसके बाद कृष्णा नदी में भीमा नदी आकर के मिलती है जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं घोंड, नीरा, मोन, बोरी, सिना और कंगना। तो घोंड, नीरा, मोन, बोरी, सिना, कंगना, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर। ये भीमा की सहायक नदियां हैं और इनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी आपसे पूछा हुआ है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि भीमा नदी इस तरीके से फ्लो करती है। अब इसका डायरेक्शन ये है, अब इधर से जो नदी आकर के मिल रही है वो क्या हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई घोंड, सिना और कंगना, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई नीरा, मोन और बोरी, इसकी दाहिने किनारे की सहायक नदियां हो गई। तो इनको लिख लीजिएगा आप लोग कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद इसमें हलिया नदी आकर के मिलती है, फिर पलेरू नदी आकर के मिलती है और पिनेरू नदी आकर के मिलती है। पिनेरू नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, उनके नाम है अकेरू और मुनेरू। अकेरू और मुनेरू मिलते हैं तो पिनेरू नदी बनती है। और पिनेरू की एक सहायक नदी है व्यारा। व्यारा नदी को भी यूपीएससी पूछ चुका है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पिनेरू को यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है, साथ ही सीएपीएफ ने पूछा हुआ है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि एक नदी है डिंडरी, इसको जो है आपके सीडीएस के एग्जाम ने पूछा हुआ है डिंडरी नदी को। तो सीडीएस के एग्जाम में इसको पूछा गया है डिंडरी नदी को, तो इसको भी याद रखे रहिएगा कि ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है डिंडरी नदी। यह भी जो है डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते हुए डेल्टा का आकार लेते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली प्रमुख सहायक नदी जो दक्षिण भारत की है वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कावेरी नदी पहले तो जान लीजिए कहां से निकलती है। तो कावेरी नदी जहां से निकलती है यहां पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है ब्रह्मगिरी माउंटेन। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल करके आती है ये नदी और जैसे ही ये आगे बढ़ती है इसमें कई सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। उनके नाम है हेमवती, कबानी, सिमसा, भवानी, अमरावती। यह जो है अमरावती नदी को पूछा हुआ था। अमरावती नदी तमिलनाडु में है जबकि अमरावती प्लेस वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ध्यान में रखे रहिएगा कि हेमवती, कबानी, सिमसा, भवानी, नोइल, अमरावती, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। ये कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां। कावेरी नदी के पानी को लेकर के कई सारे राज्यों में डिस्प्यूट है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मध्य जो है कावेरी नदी के पानी को लेकर के डिस्प्यूट है। तो ध्यान में रखे रहिएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, इन राज्यों के मध्य जो है कावेरी नदी के पानी को लेकर के डिस्प्यूट है। तो ये प्रमुख नदियां
जो भारत की रही उन पर मैंने आपको बताया। एक और जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एस्पायर CDS 1 2021 को ध्यान में रखते हुए 150 डेज का एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है और इस कोर्स की जो है शुरुआत वह जो है 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की रखी गई है और मात्र फीस जो है 3999 है। मात्र 3999 में भारत की बेस्ट फैकल्टी, सभी बेस्ट नाम आप देख सकते हैं वह यहां पर अवेलेबल हैं इस कोर्स में जो आपको पढ़ाएंगे। साथ ही आपके लिए एक और कोर्स जो एस्पायर OTA का जो कोर्स है उसको लेकर के अगर हम देखें तो इसके लिए फीस मात्र 3499 रुपीज रखी गई है और इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है और यह भी 22 दिसंबर से आपका कोर्स शुरू हो चुका है। आप अपना फ्री ट्रायल करके एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर फ्री ट्रायल के लिए आपको वीडियोस पड़े हुए उनको देख करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो एक्सपेडिशन CAPF 2021 पेपर 1 और 2 को ध्यान में रखते हुए दोनों पेपर की तैयारी मात्र 3999 रुपीज में, सिर्फ 3999 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ भारत की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। यहां पर जो है ये 150 डेज का फाउंडेशन कोर्स है, बेस से लेकर के टॉप तक हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप आसानी से इसको क्रैक कर सके। और अगर हम बात करें जो कंप्लीट मास्टर कोर्स टीयर 1 टीयर 2 को लेकर के IB को लेकर के जो लॉन्च किया गया है वह उसकी प्राइस मात्र अभी 2999 है। लेकिन अगर आप जो है 25 दिसंबर की मिडनाइट तक ये कोर्स खरीदते हैं तभी ये प्राइस है, नहीं तो इसकी प्राइस जो है वह 3499 हो जाएगी। तो अभी जो है इसमें प्राइस में छूट है और इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है। 1 साल तक आप जितनी बार चाहे हर एक वीडियो को देख सकते हैं। इसके कोर्स की शुरुआत जो है 28 दिसंबर 2020 से कोर्स शुरू होगा, सो इसको ध्यान में रखे रहिए गाइज। और कोई भी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप ऐप पर आइए या कॉल करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डेली अपडेशन को लेकर के PDF और अपडेट वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां पर दिया हुआ है। आप जो है http://t.me/online वेंचर्स लिखेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो जल्दी से जल्दी जो है इसको ज्वाइन करिए गाइस आप लोग, और अपने अनुसार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेज कीजिए। बहुत कम प्राइस में हम आपके लिए बेस्ट कोर्स लेकर के आ रहे हैं। भारत की बेस्ट टीम आपके सामने है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज करिए और चीजों को करिए गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, जय हिंद गाइस।